जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A1 एग्रो में। दोस्तों आज अपने एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, एग्रोनॉमी का टॉपिक है बूप स्किन यानी कि टिलेज। दोस्तों इनके कंफ्यूजन का कारण क्या है? इसका कंफ्यूजन का कारण है कि एनसीईआरटी के अंदर कुछ और दे रखा है, बड़ी बड़ी बुकों के अंदर कुछ और लिख रखा है और कोचिंगों के अंदर बच्चों को पढ़ाया कुछ और है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे थे कि सर बूप स्किन काफी कंफ्यूजन टॉपिक है, समझ में नहीं आ रहा है, वीडियोस बनाओ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे के सारे एक ही यानी कि 20-25 मिनट के अंदर आपको कवर हो जाएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना विशेष टॉपिक बूप स्किन टिलेज। ओके दोस्तों, देखो अपना टिलेज के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इन 8 पॉइंट को माध्यम बना करके पूरे बूप स्किन यानी कि टिलेज के टॉपिक को अपन कवर करेंगे। कौन कौन से पॉइंट हैं देखो दोस्तों, जिसमें पहले बात करेंगे अपन बूप स्किन शब्द की उत्पत्ति यानी कि बूप स्किन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहां से ये वर्ड आया है। अगली बात करेंगे बूप स्किन क्या है दोस्तों, इसकी परिभाषा वगैरह देखेंगे। अगली बात करेंगे बूप स्किन क्यों किया जाता है यानी कि फसल उत्पादन में बूप स्किन का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बात करेंगे। और अगला पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो है बूप स्किन के प्रकार यानी कि टिलेज को क्लासिफिकेशन कर रखा है, किस किस आधार पर क्लासिफिकेशन कर रखा है, कौन कौन से यंत्र किसमें आता है, कौन कौन सी क्रिया है किस क्लासिफिकेशन के अंदर आती है। ओके दोस्तों, अगली बात करेंगे बूप स्किन के यंत्रों के बारे में, कौन सा यंत्र क्या काम करता है, कैसे काम करता है और कौन से बूप स्किन के प्रकार के अंदर यह यंत्र आता है। ओके दोस्तों, अगली बात करेंगे अपन बूप स्किन का मृदा पर प्रभाव क्या पड़ता है यानी कि बूप स्किन कर दिया अपन ने तो उसका मृदा पर प्रभाव क्या पड़ेगा, उस मृदा के प्रभाव से अपन फसल उत्पादन पर क्या प्रभाव इसका देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। ये काफी जो लेवल वाले एग्जाम होते हैं उनके अंदर इसका पूछा जाता है कि बूप स्किन की ये क्रिया करने के बाद में मृदा पर क्या प्रभाव पड़ा था और मृदा पर क्या प्रभाव पड़ने, जो मृदा पर प्रभाव पड़ा था उस मृदा के प्रभाव से फसल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा था। दोस्तों यहाँ आपके जो पीजी के प्री पीजी के जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, जेआरएफ की तैयारी करते हैं, हालांकि मैं ज्यादा तो कहता नहीं हूं लेकिन काफी हद तक आपके जो कंफ्यूजन है, जिन बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको पूरे साइकिल में समझाया गया है दोस्तों, इसलिए वो बच्चे भी इस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपको कहीं ना कहीं एक रेफरेंस मिल जाएगा उसको टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। ओके दोस्तों, अगली बात करेंगे पुराने पेपर हुए थे, जितने भी जेट वगैरह के पेपर आ रखे हैं उनमें यहां से इस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, उसको कैसे उसका आंसर होगा, पूरी डिटेल के अंदर इसको बताएंगे। और लास्ट में बात करेंगे बूप स्किन के महत्वपूर्ण प्रश्न, 10 प्रश्नों की सीरीज चलेगी और ये सीरीज आप अपन देखेंगे कि भाई बूप स्किन जो टॉपिक होता है, टिलेज टॉपिक होता है, इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने लेवल तक के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके दोस्तों, जो ये 8-9 पॉइंट है, इन पॉइंट के माध्यम से पूरे के पूरे टॉपिक को अपन कवर कर लेंगे। ओके दोस्तों, चलते हैं अपन बूप स्किन के डिटेल के बारे में, टॉपिक के डिटेल के बारे में। जिसमें पहली बात करते हैं बूप स्किन जो टिलेज शब्द है, ये टिलेज शब्द कहां से आया था। एंग्लो सेक्सन एक भाषा होती है, उस भाषा का एक शब्द है टिलियन टियोलिन। इस शब्द का मतलब होता है कि मृदा को फसलें एवं बीज की बुआई के लिए तैयार करना। इस शब्द से ही टिलेज शब्द की उत्पत्ति हुई है और यही क्वेश्चन जेआरएफ के अंदर पूछा गया है कि टिलेज शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। दोस्तों यहाँ लैटिन, ग्रीक या फिर अरबी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक नई भाषा इंपोर्ट हो रही है, वो है एंग्लो सैक्सन। ओके दोस्तों, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। एक बार इसी प्रकार के जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था 2015 के अंदर, उसमें भी एक बार गन्ने का पूछ रहा था कि गन्ना जो शुगर कैन है वर्ड है ये किस भाषा से लिया गया शब्द है, तो वो संस्कृत भाषा का था। दोस्तों इसी प्रकार जो ये नई नई भाषाएं आ रही हैं ग्रीक और लैटिन को छोड़ करके, ये तो क्या ना आजकल ट्रेंड में हो गई है, लैटिन है, ग्रीक है, इनको तो सब लोग पूछते हैं, सब लोग याद भी कर लेते हैं, कल्चर, नोमी, लॉजी वगैरह ये समझ करके। ओके दोस्तों, लेकिन टिलेज शब्द है वो एंग्लो सैक्सन भाषा से लिया गया है और ये टिलियन टियोलिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि भूमि को फसलें एवं बीज की बुआई के लिए तैयार करना। और यही मतलब होता है टिलेज का कि मृदा को इस प्रकार से तैयार करना ताकि वो बीज के अंकुरण के लिए अनुकूल बन जाए। ओके दोस्तों, अगली बाप करते हैं कि भूप स्किन के बारे में सबसे पहले बताया किसने है, कहां से कैसे इसको बूप स्किन टॉपिक को पूरा कवर किया गया है। दोस्तों बूप स्किन को सबसे पहले बताया है जेंथ्रो टूल ने, अपनी पुस्तक लिखी थी इन्होंने हॉर्स हॉइंग हस्बेंड्री, ट्रिपल एच नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें सबसे पहले इन्होंने बूप स्किन के बारे में बताया था, पूरा वर्णन किया था। और इसी के साथ इन्हें ही यानी कि जेंथ्रो टूल को ही बूप स्किन यानी कि टिलेज का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ टिलेज कहा जाता है, या फिर आपको पूछ ले बूप स्किन का पितामह किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, जेंथ्रो टूल को। इसी के साथ में इसे खरपतवार विज्ञान का भी जनक कहा जाता है।
ओके दोस्तों, अब बात करते हैं भूप्रश्न के परिभाषा की, कैसे अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं। दोस्तों ये छोटे छोटे थ्योरी के क्वेश्चन बन जाते हैं, अपने इसको एक बार सरसरी नजर से देख लेते हैं। जो मेन टॉपिक आएगा वो बाद में आएगा काफी अच्छी तरीके से, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू करते जाना, स्किप मत करना। ओके दोस्तों, बात करते हैं भूप्रश्न के परिभाषा की, कैसे इसको परिभाषित करते हैं। दोस्तों इसकी परिभाषा है, भूमि की ऊपरी परत को पलटकर एवं जोतकर उसे बुआई या पौधरोपण के योग्य बनाना भूपृष्ठकण कहलाता है। ओके दोस्तों, बहुत ही इजी चीज है कि भाई एक मृदा है, उस मृदा के ऊपर ऐसी क्रियाएं करना जिससे कि भी कोई सा भी अपन बीज डालें तो वो आसानी से वहां पर जर्मिनेट हो जाए, पौधा रोपे तो वो आसानी से वहां पर पौधा उग जाए और अच्छे से अच्छे फसल तैयार हो जाए। ओके दोस्तों, इसी को कहते हैं भूपृष्ठकण, यानी कि मृदा को इस प्रकार से हेर फेर करके तैयार करना ताकि वहां पर बीज का अंकुरण अच्छे से हो जाए और फसल उत्पादन अच्छा हो, इसी को ही कहते हैं। यानी कि फसल उत्पादन के अंदर जो भी क्रियाएं करते हैं, मान लो गहरी जुताई है, बीज की बुआई करना है, कल्टीवेटर चलाना है, सिंचाई करना है, रोक देना, सारी की सारी मैन्यूर जितनी भी हैं सारी की सारी भूप्रश्न की क्रियाएं ही कहलाती हैं और ये सब क्रियाओं को करना भूप्रश्न कहलाता है। ओके दोस्तों, यहां से एक टर्म्स और निकल करके आती है टिल्थ, जो काफी लोग अच्छे से इसको जानते भी हैं। टिल्थ किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल चीज है टिल्थ। टिल्थ किसे कहते हैं? भूपृष्ठकण में भूमि में भूपृष्ठन करने के बाद में प्राप्त मृदा की भौतिक स्थिति को क्या कहते हैं? टिल्थ कहते हैं। देखो दोस्तों, बहुत ही इजी चीज है कि मृदा है, मान लो 4-5 साल तक अपने कोई भी इस मृदा के ऊपर किसी ने यंत्र नहीं चलाया, अब 5 साल के बाद में अपने भूपृष्ठन किया है, इसके ऊपर यंत्र चलाया है, गहरी जुताई की है, फिर कल्टीवेटर ढेले बने हैं, उन ढेलों को तोड़ने के लिए कल्टीवेटर चलाया है, पाटा लगाया है, सीडल चलाया है, ऐसे बहुत सारे अपने यंत्र चलाए। तो पहले 5 साल तक मिट्टी पड़ी रही, उसके ऊपर किसी प्रकार का भूपृष्ठन नहीं किया गया था, किसी प्रकार का कोई यंत्र नहीं चलाता, तो मृदा के अंदर की जो संरचना है वो संरचना प्लेटी या ब्लॉकी बन गई थी। देन अपने 5 साल बाद में इसके ऊपर यंत्र चलाया है, यंत्र चलाने से जो मृदा की संरचना है वो टूटती गई, ऐसे करके लास्ट तक 3-4 बार यंत्र चलने के बाद में जो मृदा है वो छोटे छोटे कणों में बदल जाती है, यानी कि ग्रेनुलर फॉर्म में आ गई है, दानेदार फॉर्म में आ गई है, या फिर क्रम्बी प्रकार की मृदा हो गई। तो मृदा की संरचना में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। पहले जो प्लेटी और ब्लॉकी मृदा की संरचना थी, जब अपने भूपृष्ठकण नहीं कर रहे थे, उस मृदा की संरचना में किसी प्रकार के फसल का उत्पादन अच्छे से नहीं हो सकता। जब अपने इसमें भूपृष्ठन किया, भूपृष्ठन करने के बाद मृदा की जो संरचना है वो चेंज होकर के दानेदार बन गई है या फिर क्रम्बी बन गई है, जिसकी वजह से क्रम्बी जो मृदा की संरचना होती है फसल उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट होती है। अब इस मृदा की संरचना के अंदर अगर कोई सा भी बीज डालेंगे या फसल उगाएंगे वो आसानी से उग जाएगी। ओके दोस्तों, तो मृदा की संरचना में परिवर्तन हुआ। पहले रंध्रों की संख्या कम थी, भूपृष्ठन किया, कण दूर दूर हुए तो रंध्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से मृदा की हार्ड परत भी टूटी है। तो इस प्रकार से जो मृदा की भौतिक कंडीशन होती है, भौतिक दशा होती है, उसमें परिवर्तन आता है। तो इस परिवर्तन को ही क्या कहता है? टिल्थ कहते हैं। यानी कि भूपृष्ठन करने के बाद में मृदा की भौतिक दशा की जो स्थिति होती है उसी को ही टिल्थ कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब अपन बात करते हैं, ये तो हुए नॉर्मल भूपृष्ठन यानी कि टिलेज के बारे में जानकारी के भी, कौन सी भाषा से शब्द लिया गया है, क्या मतलब होता है। सीधा सा मतलब होता है फसल उत्पादन के लिए जो भी भूमि पर क्रियाएं की जाती हैं सारी की सारी क्या कहलाती हैं? भूपृष्ठन क्रियाएं कहलाती हैं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कि फसल उत्पादन में क्या महत्व है भूपृष्ठन का, यानी कि भूपृष्ठन करना क्यों आवश्यक है, क्यों किया जाता है भूपृष्ठन। ओके दोस्तों, इसी को अपना उद्देश्य मान लेते हैं। पहला उद्देश्य ही है, पहला पॉइंट इसमें, भूपृष्ठन क्यों किया जाता है? अच्छी बीज सैया तैयार करने के लिए। बीज सैया क्या होती है? देखो दोस्तों, किसी भी फसल की बुआई करने के लिए जो मृदा को तैयार किया जाता है, बुआई करने से पहले मृदा को इस प्रकार से तैयार करना कि वे बीज है वो आसानी से अंकुरित हो जाए, यानी कि बीज अंकुरण होने के लिए जो अनुकूल मृदा की स्थितियां बनाई जाती हैं उसी को कहा जाता है बीज सैया तैयार करना। ओके दोस्तों, अब बीज सैया कैसे तैयार करेंगे? जैसे मान लो कठोर मृदा है तो उसको पहले गहरी जुताई करके उसको मृदा को तोड़ेंगे, ढेले बनेंगे, उन ढेलों को कल्टीवेटर चला करके ऐसे कोई सा भी हैरो चला कर उन ढेलों को तोड़ेंगे, जिससे प्लांकिंग कहा जाता है। और इन ढेलों को तोड़ने के बाद जो मृदा होती है उसको नमी को संरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर पाटा लगाएंगे, उसको लेवल कर लेंगे, रोलर चलाएंगे, या फिर ज्यादा ही ढेले हैं तो उसके ऊपर जो रोड। दोस्तों, अगला पॉइंट है अधिक से अधिक वर्षा जल ग्रहण के लिए, यानी कि भूपृष्ठकण वर्षा जल ग्रहण, जो जल ग्रहण होता है मृदा के अंदर, उसमें भी अपनी भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है? देखो दोस्तों, मान लो अपन ने काफी समय तक किसी खेत के ऊपर कोई भी यंत्र नहीं चलाया, किसी प्रकार का भूपृष्ठन की क्रियाएं नहीं की, इससे क्या होता है कि मृदा की जो ऊपर वाली परत होती है वो कठोर हो जाती है। जब मृदा की ऊपर वाली कठोर हो गई है तो इसके जो रंध्र होते हैं वो ऊपर से ब्लॉक हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर पानी नहीं जाता और रंध्रों की संख्या भी कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे अपने को फसल का उत्पादन लेना है
तब क्या करेंगे, भूप्रश्न की क्रिया करेंगे। भूप्रश्न की क्रिया करने से क्या होता है कि भाई इसमें जब गहरी जुताई करेंगे तो जिससे हार्ड परत होती है इसके मृदा के ऊपर वाली सरफेस में, वो हार्ड परत टूट जाएगी। जैसे ये हार्ड परत टूट गई है तो इसके जो रंध्र होते हैं वो ऊपर से ब्लॉक हो रखे होते हैं, वो सारे के सारे ओपन हो जाते हैं। और भी भूप्रश्न की क्रिया करेंगे इसमें तो रंध्रों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे ही जो पहले वाले रंध्र थे वो ब्लॉक थे, वो अब ओपन हो गए हैं और रंध्रों की संख्या भी बढ़ गई है। तो पहले तो क्या होता था कि मृदा के ऊपर कठोर परत थी, तो जो भी बारिश होती थी बारिश का पानी जमीन के अंदर कम जाता था, जबकि ऊपर इकट्ठा हो जाता था, वो बहकर के रन ऑफ होकर के बाहर चला जाता, खेत से बाहर चला जाता था। अब अपन ने ऊपर की कठोर परत को तोड़ दी है, रंध्रों को ऊपर जो ब्लॉक हो रखे थे उनको खोल दिए हैं, रंध्रों की संख्या बढ़ गई है, जिसकी वजह से इतना बारिश का पानी आ रहा है वो हाथों हाथ मृदा के अंदर इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, यानी कि मृदा के अंदर जा रहा है रंध्रों से होते हुए। जितने भी खाली रंध्र हैं सारे के सारे ये जो बारिश का पानी है ये पानी इन रंध्रों के अंदर आकर के जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से मृदा के अंदर पानी अधिक मात्रा में आ रहा है। तो अधिक मात्रा में पानी आ रहा है तो मृदा की जल ग्रहण करने की क्षमता है वो भी काफी अच्छी हो जाएगी, यानी कि मृदा जल को ग्रहण करके भी काफी अच्छे से रखेगी। ओके दोस्तों, ये सब भूप्रश्न क्रिया करने से ही संभव होता है। अगला पॉइंट है खाद एवं उर्वरकों को मृदा में मिलाने के लिए। खाद जानते ही हो, जो भी मान लो गोबर की खाद है या फिर कार्बनिक खाद है, किसी प्रकार की कोई सी भी खाद है, उसको आपने फसल की बुआई करने से पहले खेत के अंदर डाला है। तो जब उसको खेत के अंदर डाल दिया और उस खेत के अंदर डालने के बाद में उस खाद को अगर मृदा के साथ में नहीं मिलाएंगे, मृदा के अंदर मिक्स नहीं करेंगे, तब तक उस खाद का कोई मतलब नहीं है। तो मृदा में उस खाद को मिक्स करने के लिए किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता होगी। मान लो ट्रैक्टर चलित कोई मशीन चलित कोई सा भी यंत्र है, उसके साथ में जब मृदा की गहरी जुताई कर रहे हैं या फिर कल्टीवेटर चला रहे हैं तो जो खाद होता है वो मिक्स हो जाता है। तो ये जो क्रिया कर रहे हैं ये सब भूप्रश्न क्रिया है, यानी कि भूप्रश्न क्रिया है जो खाद मिलाने के लिए भी आवश्यक होती है। उर्वरक क्रिया है एक अपने आप में भूप्रश्न की क्रिया है। तो जब फसल खड़ी है उसके अंदर उर्वरक देना एक महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है। अगर उर्वरक देते हैं तब फसल जाकर के अच्छी वृद्धि करती है, अगर उर्वरक नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं इसके फसल के उत्पादन में प्रभाव पड़ता है। ओके दोस्तों, तो ये सारी की सारी क्रिया है भूप्रश्न क्रिया है। खाद मिलाने के लिए भी भूप्रश्न क्रिया आवश्यक होती है और उर्वरक भी अपने आप में एक भूप्रश्न की क्रिया ही है। ओके दोस्तों, अगली बात करते हैं मृदा की कठोर परत को तोड़ने के लिए। और ये भूप्रश्न किसी भी ऋतु में खेत में भूप्रश्न की क्रिया करते हैं तो सबसे पहला काम ही यही किया जाता है, मृदा के ऊपर जो कठोर परत होती है उसको तोड़ना। कठोर परत तोड़ने से मृदा के ऊपर जो पानी है बह करके नहीं जाएगा, सीधा का सीधा पानी है, रंध्र खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, सीधा का सीधा पानी है, जैसी बारिश हुई सारा का सारा पानी रंध्रों से होते हुए जमीन के अंदर जा रहा है। ओके दोस्तों, और अगला ही पॉइंट है मृदा की जल ग्रहण क्षमता है, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। रंध्र खुल गए हैं, रंध्र ओपन हो गए, रंध्रों की संख्या अधिक हो गई तो सारा का सारा पानी जमीन के अंदर जा रहा है। जितने अधिक रंध्र होंगे मृदा के अंदर उतना ही अधिक पानी होगा, जितने अधिक रंध्र जितना अधिक पानी, तो मृदा के अंदर उतना ही अधिक समय के लिए पानी स्टोर होकर के रहेगा। जितना अधिक समय के लिए पानी स्टोर होकर के रहता है मृदा के अंदर, उसी को ही उसकी जल धारण क्षमता या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहा जाता है। ओके दोस्तों, जितना अधिक समय तक मृदा के अंदर पानी होल्ड होकर के रहता है वो उतनी ही अधिक उस मृदा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जैसे काली मृदा है, काली मृदा के अंदर रंध्रों की संख्या बहुत होती है, इसलिए सारा का सारा पानी जमीन के अंदर सोख तो लिया जाता है, चला जाता है, तो रंध्रों की संख्या कम है, रंध्र छोटे छोटे होते हैं, तो सारे के सारे रंध्र मिल करके उस पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, वापस बाहर उसका वाष्पीकरण नहीं होने देते हैं, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है। जबकि बलुई मृदा होती है या फिर रेतीली मृदा होती है, रंध्रों की संख्या कम होती है, रंध्र बड़े बड़े होते हैं, इसकी वजह से पानी तो एक बार जमीन के अंदर चला जाएगा, लेकिन बड़े बड़े रंध्र होने के कारण बहुत ही जल्दी से पानी वापस इवापोरेट होकर के वायुमंडल में चला जाएगा, यानी कि मिट्टी बहुत ही जल्दी सूख जाएगी, तो इसलिए उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। ओके दोस्तों, ये जो अपने 5-7 पॉइंट पढ़े हैं ये है भूप्रश्न करने के उद्देश्य, क्यों भूप्रश्न किया जाता है। ओके दोस्तों, यहां से हालांकि क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कभी कभी सत्य असत्य का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तब ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, अब अपन बात करेंगे भूप्रश्न के प्रकार की, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो यही एक पॉइंट है जो काफी कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। इस पॉइंट को अच्छे से समझना, हालांकि मैं आपको एक बार इजी वे में समझा देता हूं, बता देता हूं कि भाई किस प्रकार से क्लासिफिकेशन कर रखा है, कितने क्लासिफिकेशन कर रखा है, इसके बाद में अच्छे से इसको समझेंगे कैसे क्या है, सब कुछ एकदम आपके माइंड में पिक्चर बन जाएगी। ओके दोस्तों, बात करते हैं टिलेज के क्लासिफिकेशन यानी कि भूप्रश्न के प्रकार या भूप्रश्न के वर्गीकरण की। तो भूप्रश्न को 3 भागों में बांटा गया है, इसका क्लासिफिकेशन है 3 आधार पर कर रखा है।
तो दोस्तों पहला है परंपरागत आधार पर, इसको आगे दो भागों में और डिवाइड कर रखा है, उसको भी अपन आगे देखेंगे अभी। अगला है दूसरा है CIAE के आधार पर, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो लुधियाना में स्थित है। इस इंस्टीट्यूट ने अपने हिसाब से टिलेज को आगे दो और भागों में बांटा गया है, उसके आगे भी और फर्दर डिवाइडेशन है, इसको अपन आगे और लेंगे, देखेंगे। अगला है मॉडर्न अवधारणा जो यूएसए के अंदर चलती है, जिसके अंदर न्यूनतम भूपृष्ठकण और शून्य भूपृष्ठकण दो होते हैं। ओके दोस्तों, बात करते हैं परंपरागत के आधार पर, इसके दो भाग कर रखे हैं आगे, एक है प्राथमिक भूपृष्ठकण, एक है द्वितीयक भूपृष्ठकण। देखो दोस्तों, इनको कैसे कैसे डिवाइड किया है जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर भी मिल जाएगा, यहां से कंफ्यूजन अपना क्लियर कर लेना। प्राथमिक भूपृष्ठकण किसे कहते हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि भाई फसल की बुआई से पहले जो भी खेत के अंदर जो भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं वो सारी की सारी प्राथमिक भूपृष्ठकण के अंदर आएगी। जैसे गहरी जुताई करना, कल्टीवेटर चलाना, ढेले को तोड़ना, पाटा लगाना, ये सारी की सारी क्रियाएं प्राथमिक भूपृष्ठकण के अंदर आएगी। ये आपके परंपरागत आधार पर जो क्लासिफिकेशन है उसमें बोलते हैं। ओके दोस्तों, और द्वितीयक भूपृष्ठकण किसे कहते हैं कि जो बीज की बुआई है, बीज की बुआई करने के बाद और कटाई करने तक की जो भी क्रियाएं की जाती हैं, खेत में जो भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं, वो सारी की सारी द्वितीयक भूपृष्ठकण के अंदर आएगी। ये आपकी बोलती है एनसीईआरटी, ये बोलती है परंपरागत आधार पर जो क्लासिफिकेशन है वो। ओके दोस्तों, लेकिन आजकल इसको कम माना जाता है, जितने भी एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, इसको बैक रखा जाता है, इसको नहीं माना जाता है, इसको आधार मान करके क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। जो आधार मान करके क्वेश्चन दिया जाता है वो है CIAE के आधार पर, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लुधियाना ने जो टिलेज का क्लासिफिकेशन दिया था, एग्जाम में भी उसी को आधार मान करके क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों यहां से अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लेना, परंपरागत आधार पर है, जो आपने पढ़ा है वो सही है, वो गलत नहीं है। मैं किसी का विरोधाभास नहीं करता कि भाई वो गलत है, वो सही है, लेकिन आजकल के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो CIAE के द्वारा जो दिया गया है टिलेज का क्लासिफिकेशन, उसको आधार मान करके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको भी इसका जो आंसर देना है, क्वेश्चन का आंसर देने हैं, जितने भी एग्जाम में होते हैं उन क्वेश्चनों का आंसर भी आपको CIAE को ही आधार मान करके देना है, नहीं तो धोखा खा जाओगे। ओके दोस्तों, CIAE के आधार पर जो सर्वमान्य क्लासिफिकेशन है, इसको आगे दो भागों के अंदर बांटा गया है इंस्टीट्यूट ने। क्या कौन कौन से भागों के अंदर बांटा है? ऑन सीजन टिलेज और ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज और ऑफ सीजन टिलेज किसे कहते हैं? अपने जो भारतीय कृषि कैलेंडर होता है उसमें 3 सीजन होती हैं, खरीफ सीजन, रबी सीजन और जायद सीजन। जिस सीजन के अंदर अपन उस खेत में से कोई एक, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, एक खेत है उसमें अपन ने खरीफ सीजन के अंदर फसल लेनी है, यानी कि फसल उत्पादन खरीफ सीजन के अंदर लेना है, तो उस खरीफ सीजन के अंदर जो जो उस खेत के अंदर कृषि क्रियाएं की जाएगी वो सारी की सारी ऑन सीजन टिलेज के अंदर आएगी। ओके दोस्तों, और जिस सीजन के, जैसे मान लो आगे वाले सीजन रबी सीजन है, किसी किसान के पास में उस खेत पर पानी का स्रोत नहीं है, तो वो उसके खेत के अंदर किसी प्रकार का फसल उत्पादन ले नहीं रहा है रबी सीजन के अंदर, फिर भी खेत को मेंटेन रखने के लिए, खेत के मेंटेनेंस के लिए कोई ना कोई यंत्र उसके द्वारा क्रिया की जाती है। जैसे मान लो झाड़ियां हो गई, झाड़ियों को काटना है, वो सारे खरपतवार हो गए, उनको भी हटाना है। कुछ पेरेनियल वीड हो जाते हैं, जैसे मान लो गाजर घास है, ऐसे बहुत सारे सत्यानाशी हैं, बहुत सारे खरपतवार हो जाते हैं जिनको बाद में कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इसलिए इस प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए या फिर खेत को क्लीन रखने के लिए जो भी ऑफ सीजन के अंदर, जिस सीजन के अंदर अपने को फसल उत्पादन नहीं लेना, उस सीजन में जो भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं वो सारी की सारी ऑफ सीजन टिलेज में आती हैं। ओके दोस्तों, सीधा सा मतलब यह है कि 3 ऋतुओं में से जिस ऋतु में खेत में फसल ली जाती है, उस ऋतु के अंदर जो भी उस फसल के लिए, फसल उत्पादन के लिए जो भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं, सारी की सारी ऑन सीजन टिलेज कहलाती है। ओके दोस्तों, और जिस सीजन के अंदर, जिस ऋतु के अंदर फसल नहीं ली जाती है, उस ऋतु में भी जो भी क्रियाएं की जाती हैं, कृषि क्रियाएं की जाती हैं, उसको ऑफ सीजन टिलेज कहा जाता है। इसको अच्छे से डिटेल में, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अगला है मॉडर्न अवधारणा, जो मॉडर्न कंसेप्ट दिया था यूएसए वाले ने, उसमें है न्यूनतम भूपृष्ठकण और दूसरा है शून्य भूपृष्ठकण। न्यूनतम भूपृष्ठकण मतलब होता है कि भाई खेत के अंदर बिल्कुल कम यंत्रों का प्रयोग करना, इतने कम यंत्रों का उपयोग करना कि भाई फसल के उत्पादन में भी, उपज में भी उसके कोई क्षति नहीं हो, और बिल्कुल कम से कम कृषि के यंत्रों का भी उपयोग हो, यानी कि टिलेज, भूपृष्ठ को धीरे धीरे कम करना, इतना कम कर देना कि फसल का जो उत्पादन है उसमें किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो, नुकसान ना हो, वो सारा न्यूनतम या फिर मिनिमम टिलेज कहलाता है। शून्य भूपृष्ठ का मतलब होता है खेत में किसी भी प्रकार के कृषि यंत्र का उपयोग नहीं करके फसल का उत्पादन लेना, शून्य
भूप्रशिक्षण या फिर जीरो टिलेज कहलाता है। और ये जो शून्य भूप्रशिक्षण, इसमें जो प्राइमरी टिलेज होता है इसको तो पूर्ण रूप से अवॉइड कर दिया जाता है, केवल और केवल सीड बेड प्रिपरेशन के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से जो तीन क्लासिफिकेशन है, इन तीनों क्लासिफिकेशन को आगे वापस फर्दर डिवाइडेशन कर रखा है दो भागों के अंदर। परंपरागत आधार वाला, इसको भी आगे अपन डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। मॉडर्न अवधारणाएं हैं, इसके भी दो भाग कर रखे हैं। इनका जो तीन है, इसमें से परंपरागत आधार पर जो मॉडर्न अवधारणाएं हैं इनका क्लासिफिकेशन यहीं पे स्टॉप हो जाता है, इसका आगे इनका क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन CIAE लुधियाना के जो के द्वारा दिया गया जो क्लासिफिकेशन है, इसका आगे फर्दर और डिवाइडेशन कर रखा है, इसका आगे और क्लासिफिकेशन कर रखा है। उस क्लासिफिकेशन को अपन आगे और देखते हैं। ओके दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर पूरा ध्यान देना, सारा का सारा क्लासिफिकेशन चल रहा है। देखो दोस्तों, CIAE के आधार पर दो भागों के अंदर क्लासिफिकेशन कर रखा है, ऑन सीजन टिलेज और ऑफ सीजन टिलेज। ओके दोस्तों, फिर ऑन सीजन टिलेज को भी दो भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से बांटा गया है? ऑन सीजन टिलेज के दो भाग हैं। पहला भाग है प्रारंभिक भू परीक्षण। कौन सा है? प्रारंभिक भू परीक्षण, जिसे इंग्लिश में प्रिपरेटरी टिलेज भी कहा जाता है। और दूसरा है अंतरासस्यन भू परीक्षण, जिसे इंग्लिश के अंदर इंटर कल्टीवेशन टिलेज भी कहा जाता है, या फिर इसको आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज भी कहते हैं। ओके दोस्तों, अपन बात करते हैं ऑन सीजन वाले क्लासिफिकेशन। ऑन सीजन वाले क्लासिफिकेशन वापस दो भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक भू परीक्षण और अंतरासस्यन भू परीक्षण। अब बात करते हैं इसके आगे वाले की, जो प्रारंभिक भू परीक्षण वाला क्लासिफिकेशन है, इस वापस क्लासिफिकेशन को आगे दो भागों में और बांट दिया गया है, जिसमें पहला आ रहा है प्राथमिक भू परीक्षण और दूसरा है द्वितीय भू परीक्षण। ओके दोस्तों, देखो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, प्रारंभिक भू परीक्षण है वो प्रारंभिक भू परीक्षण किसे कहते हैं। ओके दोस्तों, इसमें दो पार्ट कर रखे हैं ऑन सीजन वाले के, प्रारंभिक और अंतरासस्यन। जो प्रारंभिक भू परीक्षण है, फसल की बुआई करने से पहले खेत के अंदर जो भी क्रियाएं की जाती हैं, फसल की बुआई करने से पहले, इसमें बुआई भी शामिल होगी। फसल की बुआई और बुआई करने से पहले खेत में जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो सारी की सारी प्रारंभिक भू परीक्षण में आती हैं। और जब फसल का अंकुरण हो जाता है, बीज का अंकुरण हो जाता है, अंकुरण होने के बाद से लेकर के जब तक फसल की कटाई नहीं करते हैं, तब तक खेत के अंदर जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो सारी की सारी अंतरासस्यन भू परीक्षण के अंदर आती हैं। ओके दोस्तों, अब देखो यहां से आगे चलते हैं। प्रारंभिक भू परीक्षण, प्रारंभिक भू परीक्षण को वापस दो भागों के अंदर आगे बांट रखा है, जिसमें प्राथमिक भू परीक्षण और द्वितीय भू परीक्षण, ये इसके दो क्लासिफिकेशन हो गए। प्राथमिक भू परीक्षण के अंदर क्या है वो अपन आगे इसमें डिटेल के अंदर और बताएंगे। यानी कि जो मृदा की हार्ड परत होती है, केवल उसी को ही तोड़ना प्राथमिक भू परीक्षण कहलाता है। और उस हार्ड परत को तोड़ने के बाद में जब तक फसल की बुआई नहीं हो जाती या फिर जब तक फसल की बुआई हो गई, इनके फसल की अंकुरण नहीं हो जाता है, तब तक का जो भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं वो आती है द्वितीय भू परीक्षण के अंदर। इसको अच्छे से समझाऊंगा मैं इसको, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अगला है अंतरासस्यन भू परीक्षण, जिसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं कर सकते हैं अंतरासस्यन भू परीक्षण के अंदर। यानी कि फसल खड़ी है, खड़ी फसल के अंदर कोई सी भी क्रियाएं करते हैं वो सारे इंटर कल्टीवेशन टिलेज के अंदर आती है, यानी कि अंतरासस्यन भू परीक्षण के अंदर आती है। जिसके अंदर जैसे मान लो खरपतवार और गुड़ाई कर सकते हैं, उर्वरक दे सकते हैं, सिंचाई दे सकते हैं, फसल की कटाई करना है, फसल की मड़ाई करना है, मड़ाई करके घर तक ले जाने की जो क्रिया होती है वो सारी की सारी अंतरासस्यन भू परीक्षण के अंदर आती हैं। ओके दोस्तों, ये तो बात हुई अपने ऑन सीजन की, यानी कि जिस ऋतु में अपन खेत में फसल ले रहे हैं उस सीजन में जो जो कृषि क्रियाएं करते हैं वो ऑन सीजन के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं अपन ऑफ सीजन वाले की। ऑफ सीजन के अंदर क्या क्या क्रियाएं कर सकते हैं। ऑफ सीजन का ये डिवाइडेशन नहीं कर रखा है, ऑफ सीजन का डिवाइडेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद में ये दे रखे हैं अधो भूमि जुताई, गहरी जुताई, पडलिंग करना, ले या फिर क्लीन टिलेज करना, ये सारी के सारी इसकी क्रियाएं हैं कि ऑफ सीजन में कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं। जैसे मान लो खेत है, उस खेत के अंदर रबी ऋतु के अंदर अपन फसल ले ही नहीं रहे हैं, लेकिन रबी ऋतु के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कंटीली झाड़ियां हो गई है। उन झाड़ियों को नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो कल्टीवेटर चला पड़ेगा या फिर कोई सी भी मशीनरी चला करके उसमें से उन झाड़ियों को नष्ट करना पड़ेगा। तो इन झाड़ियों को जो नष्ट करने की क्रिया है ये भी भू परीक्षण कहलाती हैं। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार का जो भू परीक्षण किया जाता है जिसमें जिस ऋतु में कोई फसल ही नहीं ले रहे हैं, फिर भी उस खेत को मेंटेन रखने के लिए जो जो क्रियाएं की जाती हैं वो सारी की सारी ऑफ सीजन टिलेज कहलाती हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है कौन कौन से ऑफ सीजन टिलेज कर सकते हैं। क्लीन टिलेज आ रहा है, पडलिंग आ रही है, गहरी जुताई आ रही है और अधोभूमि जुताई आ रही है। क्लीन टिलेज का मतलब होता है खेत के अंदर कोई से भी खरपतवार हो गए,
पेरेनियल यानी कि बहुवर्षीय खरपतवार हो गए, कंटीलेज झाड़ियां हो गई, मान लो किसी कोई बहुत सारे वृक्ष हैं, वृक्षों की कटाई की, छंगाई की, उसके बाद जो कांटे हैं वो ज्यादा हो गए, तो इस प्रकार से खेत की जो सफाई की जाती है वो क्लीन टिलेज के अंदर आ रही है। ओके दोस्तों, पडलिंग है जो चावल के खेत के अंदर की जाती है। गहरी जुताई है, मान लो खेत के अंदर बहुत सारे पेरेनियल वीड हो गए यानी कि बहुवर्षीय खरपतवार हो गए, उनको नष्ट करने के लिए जो एमबी प्लव के द्वारा या फिर डिस्क प्लव के द्वारा जो भी खेत के अंदर गहरी जुताई की जाती है, लेकिन ऑफ सीजन के अंदर कर रहे हैं तो वो ऑफ सीजन टिलेज के अंदर आ रही है, यानी कि कोई से भी अपन इसके अंदर क्रिया करते हैं वो सारे के सारे ऑफ सीजन टिलेज के अंदर आती हैं। ओके दोस्तों, अब देखो मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर देता हूं जितने भी जो भूप्रश्न के क्लासिफिकेशन है, ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है। भूप्रश्न क्लासिफिकेशन को 3 भागों में बांट रखा है। पहला है परंपरागत आधार पर क्लासिफिकेशन, दूसरा है CIAE के आधार पर यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लुधियाना के आधार पर क्लासिफिकेशन कर रखा है। एक है मॉडर्न अवधारणा या जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर। ओके दोस्तों, जो परंपरागत आधार पर है उसके 2 भागों में आगे और बांट रखा है, प्राथमिक और द्वितीयक। CIAE के आधार पर है उसको 2 भागों में बांट रखा है, ऑन सीजन टिलेज और ऑफ सीजन टिलेज। और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसको भी 2 भागों में बांट रखा है कि भाई मिनिमम टिलेज और शून्य टिलेज यानी कि जीरो टिलेज। दोस्तों CIAE के द्वारा जो दिया गया है इसको 2 भागों में बांट दिया, ऑन सीजन ऑफ सीजन। इसके आगे भी ऑन सीजन और ऑन सीजन को आगे 2 भागों में और बांट रखा है, जिसमें आ रहा है प्रारंभिक भूप्रशिक्षण और अंतरसेशन भूप्रशिक्षण। और जो प्रारंभिक भूप्रशिक्षण है इसको भी वापस 2 भागों में बांट दिया है, प्रारंभिक भूप्रशिक्षण प्राथमिक भूप्रशिक्षण और द्वितीयक भूप्रशिक्षण। प्रारंभिक भूप्रशिक्षण का मतलब होता है फसल की बुआई से पहले पहले जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो प्रारंभिक भूप्रशिक्षण के अंदर आ जाएगी। और जो प्रिपरेटरी टिलेज है यानी कि प्रारंभिक भूप्रशिक्षण है, इसके भी 2 भाग बांट दिए गए हैं, एक प्राथमिक भूप्रशिक्षण और एक होता है द्वितीयक भूप्रशिक्षण। ओके दोस्तों, आगे अपन डिटेल में सब चीजें समझेंगे। आगे देखो अंतरसेशन भूप्रशिक्षण है, ये इसका जो ऑन सीजन का दूसरा पार्ट है, इसके अंदर भी कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है, यानी कि फसल की बुआई बो दी, अपने फसल को बीज को बो दिया तो बीज अंकुरित हो गया, अंकुरित होने के बाद में जब फसल खड़ी होगी और जब तक काटा नहीं जाएगा, काट कर घर पे नहीं ले जाता है, तब तक की जो भी क्रियाएं की जाती हैं इस फसल के अंदर वो सारे के सारे अंतरसस्यन भूप्रशिक्षण में आती हैं, यानी कि आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज के अंदर आती हैं। ओके दोस्तों, ऑफ सीजन के अंदर जो जो दे रखी हैं, देखो मान लो ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन क्रियाएं हैं, कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं, अधोभूमि जुताई, गहरी जुताई, पडलिंग या फिर क्लीन टिलेज, ये जो पूरा का पूरा है क्लासिफिकेशन कर रखा है भूप्रशिक्षण का। इसमें से जो सबसे सर्वमान्य है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जेट, ICR, BHO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, नहीं जितने भी ऑल आर एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं, चाहे JRF ले लो, चाहे प्री PG ले लो, चाहे BHO इंट्रेंस ले लो, चाहे MP इंट्रेंस PG का एग्जाम ले लो, किसी में भी ले लो, सारे के सब में जो ये CIAE के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लुधियाना के द्वारा जो टिलेज का क्लासिफिकेशन माना गया है, इसी को ही आधार मान करके क्वेश्चन आता है, तो आपको आंसर भी इसी को ही आधार मान करके देना है। NCERT में क्या है क्या नहीं है उसमें आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी एग्जाम के ऊपर अगर ऑब्जेक्शन लगाते हो तो वो अपनी जो बड़ी बड़ी बुकें होती हैं, जो ऑथेंटिक बुकें होती हैं, उन्हीं को ही मानते हैं, NCERT को नहीं मानेंगे। ऐसा हो रखा है जेट के अंदर भी। ओके दोस्तों, अब अपन बात करते हैं आगे। जो परंपरागत भूप्रशिक्षण है, ट्रेडिशनल टिलेज है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, हालांकि आपके एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसको आधार मानकर क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चनों कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर जो परंपरागत आधार पर है उसको देकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परंपरागत आधार पर भूप्रशिक्षण पर इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। ओके दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और 12th बोर्ड के अंदर परंपरागत ही चलता है, इसलिए मैं आपको इसको समझा रहा हूं ताकि 12th वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए। ओके दोस्तों, आपको एक सर्कल दिख रहा है, वापस माइंड में देख लेना, परंपरागत आधार पर है, नॉट जो CIAE के द्वारा है वो नहीं है, ये परंपरागत आधार पर है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, वो CIAE का आगे बताएंगे। ये देखो परंपरागत आधार पर आपको एक सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल के अंदर देखो जो अपने भारत का कृषि कैलेंडर होता है उसके अंदर जो कृषि कैलेंडर स्टार्ट होता है वो होता है 1 जुलाई से और खत्म होता है अगले साल की 30 जून को, यानी कि इस पूरे साल का जो कृषि कैलेंडर होता है इसमें 3 ऋतु होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। ओके दोस्तों, अपने इंडिया के अंदर जो मानसून है 1 जून को स्टार्ट हो जाता है, इसलिए 1 जून से ये खरीफ ऋतु की सीजन है वो स्टार्ट हो जाती हैं। अपन बात करते हैं, आपको दिख रहे हैं 2-4 डेट दिख रही है, 1 जुलाई की दिख रही है, 15 अक्टूबर दिख रही है, 15 नवंबर दिख रही है, 30 मार्च भी दिख रही है। ओके दोस्तों, अपन इस डेट को लेकर के कुछ डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, 1 जुलाई को अपने को खरीफ की कोई सी भी फसल है, मान लो एग्जांपल के तौर पे एक खेत है
उस खेत में 1 जुलाई को किसी भी खरीफ की फसल यानी कि मूंग का बुआई करनी है। तो 1 जुलाई को अपने बुआई कर दी, यहां से लगा करके ये फसल है जो 2-3 महीने तक खड़ी रहेगी और 15 अक्टूबर को इस फसल की क्या हो जाएगी, कटाई। तो 1 जुलाई से लगा करके 15 अक्टूबर तक जो फसल खड़ी रही खेत के अंदर, इस खड़ी फसल में अपने जो जो कृषि क्रियाएं की है, गुड़ाई की है, निराई की है, उर्वरक दिया है या फिर कोई सा भी पेस्टिसाइड छिड़का है, कटाई की है फसल की, मड़ाई की, जितने भी कृषि क्रियाएं हैं सारे के सारे द्वितीयक भूपृष्ठन कहलाएगी। कौन सा भूपृष्ठन कहलाएगी दोस्तों, द्वितीयक भूपृष्ठन, यानी कि 1 जुलाई से लगा करके 15 अक्टूबर तक फसल खड़ी रही, इस खड़ी फसल में जो भी क्रियाएं की हैं ये द्वितीयक भूपृष्ठन कहलाएगी। ओके दोस्तों, मैं समझा रहा हूं आपको परंपरागत भूपृष्ठन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके दोस्तों, 15 अक्टूबर को खरीफ की फसल काट ली और घर पे ले गए। इसके बाद में अपने को 15 नवंबर को रबी सीजन की जो फसल है उसकी क्या करनी है, बुआई करनी है। तो 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक जो ये खेत खाली पड़ा रहेगा, इस खाली खेत के अंदर अपने को बहुत सारे कृषि यंत्र चला करके कृषि क्रियाएं करनी पड़ेगी, तब जाकर के अपना 15 नवंबर को रबी सीजन की जो फसल है उसकी बुआई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो जो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में बहुत सारी क्रियाएं करेंगे, वो कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, गहरी जुताई करेंगे। जैसे मान लो जो खरीफ फसल थी उसके अवशेष रह गए, उनको हटाने के लिए गहरी जुताई करेंगे। कटोर पर तोड़ने तो भी गहरी जुताई करेंगे। फिर जैसे ढेले बन जाएंगे, उन ढेलों को तोड़ने के लिए या तो हैरो चलाएंगे या फिर अपने को कल्टीवेटर चला करके इन ढेलों को तोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल फाइन करना पड़ेगा, जिसे प्लांकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांकिंग। ये काफी अच्छा क्वेश्चन आता है कि प्लांकिंग करना कौन से भूपृष्ठन का उदाहरण है। ओके दोस्तों, अगर परंपरागत के आधार पर पूछे तब वो प्राथमिक के अंदर आएगा। तो जैसे ढेले तोड़े, गहरी जुताई की, फिर पाटा लगाया, पाटा लगा करके अपने जो बीज सया है वो तैयार कर दी। तो इस प्रकार से जो ये 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में जाकर जो अपनी कृषि क्रियाएं करेंगे, ये सारी की सारी कौन सी क्रियाएं कहलाएगी, प्राथमिक भूपृष्ठन की क्रियाएं कहलाएगी। और इन प्राथमिक भूपृष्ठन की क्रियाओं करने में जो यंत्र काम में आएंगे वो सब के सब प्राथमिक भूपृष्ठन के यंत्र होंगे। ओके दोस्तों, अब अपने बीज से अच्छे से तैयार कर दी हैं, तब जाकर के अपन 15 नवंबर को फसल की बुआई करते हैं। यहां से लगा करके अपने फसल अंकुरित भी हो जाएगी, फसल खड़ी भी हो जाएगी और 30 मार्च को रबी फसल की कटाई हो जाती है। ओके दोस्तों, तो 30 मार्च तक जो रबी फसल की कटाई हो जाएगी, तो 15 नवंबर से लगा करके 30 मार्च तक जब फसल खड़ी रहेगी, इस खड़ी फसल के अंदर कोई जो भी क्रियाएं करेंगे इसमें फसल की बुआई भी शामिल है। सीडल से बीज की बुआई कर दी, यहां से स्टार्ट होता है। जब फसल की कटाई कर देंगे, मड़ाई कर देंगे, इनके बीच में जो फसल खेत में खड़ी रहेगी या फिर इनके बीच की जो भी क्रियाएं होंगी सारे के सारे द्वितीयक भूपृष्ठन में आएगी। और इससे पहले 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में जब खेत खाली पड़ा था, तो 15 नवंबर को बुआई करने से पहले जो भी अपने कृषि क्रियाएं की और सारे के सारे प्राथमिक भूपृष्ठन में आ गई हैं। अब द्वितीयक भूपृष्ठन हो गया, प्राथमिक भूपृष्ठन हो गया। अब 30 मार्च को अपने रबी फसल की कटाई कर ली। अब 30 मार्च से लगा करके 1 जुलाई तक फसल खेत है वो खाली पड़ा रहेगा। इस खाली खेत में अपनी जो अगली 1 जुलाई को फसल की बुआई करनी है। 1 जुलाई को फसल की बुआई करने से पहले जो खेत के अंदर क्रियाएं करते हैं, बारिश हो जाती है 1 जुलाई के आसपास में, तो 1 जुलाई से पहले जो भी खेत के अंदर बारिश होने से पहले क्रियाएं करेंगे, जैसे मान लो खाद डालनी है, गहरी जुताई करनी है, फिर उसके बाद में ढेले बन गए, ढेले तोड़ने हैं, पाटा लगाना है, मैनी मोरी, जितनी भी क्रियाएं करेंगे ये सारे की सारी क्रियाएं कौन से भूपृष्ठन में आएगी, प्राथमिक भूपृष्ठन में आएगी, यानी कि प्राइमरी टिलेज के अंदर आएगी। ओके दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक सर्किल था। एक साल अपन ने कंप्लीट कर लिया। एक साल में एक खेत में से किसान ने 2 फसलें ली हैं। 2 फसलों में, दोनों फसलों में 2-2 बार भूपृष्ठन करना पड़ा है, 2 बार प्राथमिक भूपृष्ठन करना पड़ा है, 2 बार द्वितीयक भूपृष्ठन करना पड़ा है। फसल की बुआई से पहले जो भी भूपृष्ठन की क्रियाएं की हैं वो प्राथमिक के अंदर आ गई हैं, और फसल की बुआई के बाद और फसल की कटाई तक जो भी भूपृष्ठन क्रियाएं हैं सारे के सारे द्वितीयक भूपृष्ठन में आ गए हैं। दोस्तों, ये पूरा का पूरा साइकिल है। ये परंपरागत आधार पर जो एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया गया है उसके आधार पर आपको समझाया है। इसको केवल जो 12th बोर्ड वाले हैं वो ही आधार मान करके चले। हालांकि आपको भी ये चीज पढ़नी है, जो भी दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कभी कभी परंपरागत पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके दोस्तों, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज के अंदर है। ओके दोस्तों, अगर आपको डाउट नहीं आ रहा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो जरूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारी टीम है उसका हौसला बढ़ेगा, ताकि हम ऐसे ही जो भी नए नए टॉपिक है, जो भी काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं, काफ़ी समझने में दिक्कत आती हैं, उनको हम मेहनत करके आपको इजी वे के लिए प्रोवाइड करवा दें। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं आगे वाले क्लासिफिकेशन की, जो अपना सर्वमान्य क्लासिफिकेशन है CIAE के आधार पर जो दिया गया है, यानी कि सेंट्रल
इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लुधियाना संस्थान है, वहां पर जो टिलेज का क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है। ओके दोस्तों, और यहीं से क्वेश्चन पुट अप होंगे, अच्छे से इसको समझ लेना। ओके दोस्तों, तो जो सीआईए के आधार पर दिया गया है उसको दो भागों में बांटा गया है, ऑन सीजन और ऑफ सीजन। पहले यह समझने की कोशिश करते हैं ऑन सीजन क्या होता है। जो भारतीय कृषि कैलेंडर है इसमें 3 ऋतु होते हैं। जिस ऋतु में उस खेत जैसे मान लो अपना एक खेत है, उस खेत में से जिस ऋतु में अपन जो फसल ले रहे हैं उस फसल उत्पादन में उस ऋतु में जो अपने को भूपुष्करण की क्रिया करनी पड़ेगी वो सारे के सारी ऑन सीजन टिलेज के अंदर आएगी। और 3 ऋतुओं में से मान लो एक ही ऋतु में अपन फसल ले रहे हैं, बाकी 2 ऋतुओं में फसल उस खेत में से ले ही नहीं रहे हैं, तो 2 ऋतुओं में फसल नहीं ले रहे हैं, तो वो सारी उन जो 2 ऋतु हैं, जो 8-9 महीने का जो साइकिल है, उन टाइम में खेत के अंदर फसल तो नहीं है लेकिन खाली पड़े खेत को मेंटेन करने के लिए, खेत के मेंटेनेंस के लिए कुछ न कुछ यंत्र चलाना पड़ेगा, कोई ना कोई भूपुष्करण की क्रिया करनी पड़ेगी, उससे बोलेंगे ऑफ सीजन टिलेज। कौन सा बोलेंगे? ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन और ऑफ सीजन में आपको अंतर समझ में आ गया है, तो मैं आगे बताता हूं आपको। एक पूरा साल चलता है जिसमें कृषि कैलेंडर में 3 ऋतु होती है, 1 जुलाई से अपना पूरा कृषि कैलेंडर स्टार्ट हो जाता है। ओके दोस्तों, अपने इंडिया के अंदर 1 जून को मानसून की प्रवेश हो जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है जो खरीफ सीजन के अंदर आता है, वो 1 जून को इंडिया के अंदर केरल के रास्ते से प्रवेश कर जाता है। तो 1 जून से अपने भारत में खरीफ की सीजन है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके दोस्तों, हालांकि कृषि कैलेंडर 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, लेकिन मानसून के आधार पर देखा जाए तो 1 जून के आसपास में अपने यहाँ पे खरीफ सीजन स्टार्ट हो जाते हैं। ओके दोस्तों, ये सब क्या होते हैं? जलवायु कारक है, इसलिए इसमें टाइमिंग थोड़ा इधर उधर चलता रहता है। मान लो किसी खेत है, अपना खेत एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, आप अपने माइंड में थीम बनाते जाना, इसको समझते जाना। यहां से अगर आपका फ्लो टूट गया फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको भी कंटिन्यू रखते जाना। ओके दोस्तों, 1 जून को अपनी खरीफ सीजन की फसल जो ऋतु है वो स्टार्ट हो जाती है, और 1 जुलाई को अपने यहाँ पे खेत के अंदर बारिश हो गई और 1 जुलाई को अपने को फसल की बुआई करनी है। 1 जून को खरीफ की सीजन स्टार्ट हो गई है और 1 जुलाई को अपने को फसल की बुआई करनी है। तो 1 जून से लगा करके 1 जुलाई के बीच में जो अपन खेत के अंदर क्रियाएं करेंगे, जैसे मान लो गहरी जुताई करेंगे, कल्टीवेटर चलाएंगे, पाटा लगाएंगे, खरपतवार हो रखे हैं उनको उखाड़ेंगे, या फिर कोई झाड़ियां हो रखी है कंटीले उनको हटाएंगे, जितनी भी क्रियाएं करेंगे सारे के सारे प्रारंभिक भूपुष्करण में आएगी। ओके दोस्तों, इसके बाद में अपने को 1 जुलाई को क्या कर देना है? फसल की बुआई कर देनी है। अब 1 जुलाई को अपने फसल की बुआई कर दी, तो 1 जुलाई को फसल की बुआई करने के बाद में बुआई करने का जो टाइम है, जो सीडल से अपन बीज की बुआई करते हैं, वो प्रारंभिक भूपुष्करण के अंदर ही काउंट होगा। ओके दोस्तों, 1 जून से ऋतु स्टार्ट हुई और 1 जुलाई को अपने फसल की बुआई कर दी। तो 1 जून से लगा करके 1 जुलाई तक जो अपने खेत में कृषि क्रिया की, यानी कि बुआई करने से पहले खेत को तैयार किया, एक प्रकार से बीज से तैयार की, इसमें बीज बोना भी शामिल है। तो ये जो क्रियाएं हैं सारे के सारे प्रारंभिक भूपुष्करण की क्रियाएं कहलाएगी। ओके दोस्तों, अब 1 जुलाई से अपने फसल की बुआई करती है और 5 दिन बाद में फसल की जो बीज है उसका अंकुरण हो गया है, अंकुरण से लगा करके फसल की कटाई हो जाएगी। ओके दोस्तों, मान लो अपने 15 अक्टूबर को खरीफ की फसल की कटाई हो जाती है, यानी कि 1 जुलाई से लगा करके 15 अक्टूबर के बीच में फसल खड़ी रही, तो इस खड़ी फसल में जो भी अपन कृषि क्रियाएं करेंगे वो सारी की सारी अंतरासंचयन भूपुष्करण की क्रियाओं के अंदर आएगी। ओके दोस्तों, देखो एक बार फिर से बता देता हूं, 1 जून से 1 जुलाई के बीच में 1 जुलाई को अपने को खरीफ की फसल की बुआई करनी है, तो 1 जुलाई से पहले जो भी क्रियाएं की वो सारी की सारी प्रारंभिक भूपुष्करण के अंदर आएगी। अपन ऑन ईयर की बात कर रहे हैं। ओके दोस्तों, अब जब फसल अंकुरित हो गई है 1 जुलाई के बाद में, जब फसल अंकुरित हो गई है, तो जब तक फसल अंकुरित खड़ी रहेगी तब तक काट नहीं लेते, काटना भी इसमें शामिल है। तब तक मान लो 15 अक्टूबर को अपने को फसल की कटाई करनी है, तो 1 जुलाई से 15 अक्टूबर के बीच में जो क्रियाएं करेंगे खेत के अंदर वो अंतरासंचयन भूपुष्करण के अंदर आएगी। ओके दोस्तों, यहां से आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अब बात करते हैं अपन पहले वापस प्रारंभिक भूपुष्करण पर चलते हैं, जो 1 जून से 1 जुलाई के बीच में किया गया था, यानी कि फसल की बुआई करने से पहले किया गया था। इसको प्रारंभिक भूपुष्करण कहते हैं। इसके भी आगे 2 भाग कर रखे हैं, प्राथमिक भूपुष्करण और द्वितीयक भूपुष्करण। अब प्राथमिक भूपुष्करण कौन सा होता है, द्वितीयक भूपुष्करण कौन सा होता है, यहां से समझने की चीज है, क्वेश्चन भी यहीं से पुटअप होता है। ओके दोस्तों, इसलिए
बिल्कुल इजी वे में समझा रहा हूं। देखो 1 जून को मान लो खरीफ की सीजन स्टार्ट होती है, मान लो थोड़ी बहुत बारिश हो गई है और अपने को गहरी जुताई करनी है। खेत के अंदर बहुत ज्यादा खरपतवार हो रखे हैं, बहुत ज्यादा कीट हो रखे हैं, बहुत ज्यादा पैथोजन हो रखे हैं, रोग कारक हो रखे हैं। इन रोग कारक को नष्ट करने के लिए गहरी जुताई करनी पड़ेगी। और जैसे ही गहरी जुताई करते हैं तो मृदा के ऊपर की जो कठोर परत होती है वो टूट जाती है, यानी कि हार्ड पेन होती है, हार्ड पेन होती है, वो सारी की सारी ब्रेक हो जाती हैं। तो दोस्तों अपने खरीफ की जो ऋतु स्टार्ट हुई और थोड़े दिनों बाद में अपने उसके ऊपर गहरी जुताई कर दी खेत में। गहरी जुताई करने से मृदा की कठोर परत टूट जाती है। प्रथम बार ऋतु के स्टार्ट होने से पहली बार जो मृदा की कठोर परत को तोड़ा जाता है उसे ही प्राथमिक भूपृष्ठकरण कहा जाता है। बहुत ही इजी वे में समझ लेना। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ जो मृदा की कठोर परत होती है, केवल और केवल कठोर परत को तोड़ना ही प्राथमिक भूपृष्ठकरण कहलाता है। अब बात करते हैं द्वितीयक भूपृष्ठकरण की। केवल मृदा की कठोर परत को तोड़ी और एक ही गहरी जुताई करना। इसमें क्या आएगा? गहरी जुताई करना, जिसमें एमबी प्लाव से कर सकते हैं, डिस्क प्लाव से कर सकते हैं, देसी हल से कर सकते हैं, चीजल प्लाव से भी कठोर परत को तोड़ सकते हैं। तो यानी कि कठोर परत को तोड़ना केवल और केवल प्राथमिक भूपृष्ठकरण कहलाता है। बात करते हैं द्वितीयक भूपृष्ठकरण की। तो दोस्तों अपने कठोर परत तोड़ दी है। कठोर परत तोड़ने के बाद में इसमें गहरी जुताई की थी, तो गहरी जुताई करने के बाद में जो कठोर परत तोड़ गए हैं उसके बाद में इसमें ढेले बनते हैं। इन ढेलों को तोड़ने के लिए कल्टीवेटर चलाया जाता है। कल्टीवेटर चलाने से क्या होता है कि जो ढेले होते हैं वो बिल्कुल बारीक हो जाते हैं, यानी कि जो मिट्टी है वो फाइन हो जाती है। इस प्रकार से ढेलों को फाइन करना क्या कहलाता है? प्लांकिंग करना कहलाता है। जो क्वेश्चन आता है प्लांकिंग की जो प्रोसेस होती है क्या कौन से भूपृष्ठकरण के अंदर आती है? तो द्वितीयक भूपृष्ठकरण के अंदर आती है। ओके दोस्तों, अब ढेले तोड़ दिए, ढेले को फाइन कर दिया। इसके बाद में नमी को सुरक्षित करने के लिए पाटा लगाना पड़ता है। पाटा लगाने के बाद में जैसे ही एक बार बारिश होती है, बारिश होते ही इसमें सीडल चला करके बीज की बुआई कर देंगे। तो यहां तक की जो प्रोसेस होती है, एक बार कठोर परत तोड़ दी, कठोर परत को तोड़ने से लगा करके बीज की बुआई करते हैं तब तक, यहां तक की जो प्रोसेस होती है, यानी कि कठोर परत तोड़ने से लगा करके तो बीज की बुआई करते हैं, इसके बीज की जो भी प्रोसेस होती है, जो भी क्रियाएं करते हैं, सारी की सारी क्रियाएं द्वितीयक भूपृष्ठकरण के अंदर आएगी। ओके दोस्तों, देखो अपने को पहले कठोर परत तोड़ ली। कठोर परत तोड़ने के लिए अपने को गहरी जुताई करनी पड़ेगी। गहरी जुताई करने के बाद जो भी क्रियाएं की हैं, जिसमें बीज की बुआई भी शामिल है, तो बीज की बुआई कर दी, तब तक की जो भी क्रियाएं सारी की सारी द्वितीयक भूपृष्ठकरण के अंदर आएगी। आपको स्क्रीन में पूर्ण रूप से दिख रहा है एकदम सही तरीके से कि भाई प्राथमिक भूपृष्ठकरण कौन सा था। केवल और केवल प्राथमिक भूपृष्ठकरण में एक ही क्रिया आएगी, वो आएगी मृदा के कठोर परत को तोड़ना या फिर गहरी जुताई करना। इसके बाद में जो भी क्रियाएं होगी फसल की बुआई तक का, वो सारे के सारे द्वितीयक भूपृष्ठकरण के अंदर आएगी। यहां से क्वेश्चन आते हैं, जो काम में यंत्र ले रहे हैं प्राथमिक भूपृष्ठकरण में या फिर गहरी जुताई करने में, केवल वो ही यंत्र हैं जो प्राथमिक भूपृष्ठकरण के यंत्र कहलाएंगे। बाकी जो कठोर परत तोड़ने के बाद में जो भी क्रियाएं कर रही हैं, इन क्रियाओं के अंदर जो भी यंत्र काम में ले जा रहे हैं, सारे के सारे द्वितीयक भूपृष्ठकरण के यंत्र कहलाएंगे। ओके दोस्तों, जैसे मान लो एमबी प्लाव है, डिस्क प्लाव है। डिस्क प्लाव जानते हो, जो तवी होती है ट्रैक्टर के पीछे वाले, जो ये जितने भी जो भी ये यंत्र हैं, इनसे अपने कठोर परत तोड़ दी, चीजल प्लाव से तोड़ दी, ये सारे प्राथमिक भूपृष्ठकरण के यंत्र हो गए। इसके बाद में कल्टीवेटर है, पाटा लगाया है अपन ने, या फिर सीडल से बीज की बुआई की है, ये सारे के सारे यंत्र जो द्वितीयक भूपृष्ठकरण के अंदर आएंगे। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं आगे वाले की। जैसे अपने 1 जुलाई को बीज की बुआई कर दी, 1 जुलाई को बीज की बुआई करने के बाद में 4-5 दिन बाद में बीज का अंकुरण हो जाता है। जैसे ही 5 दिन बाद में बीज का अंकुरण हो जाता है, यहां से लगा करके, यानी कि जब पौधा जमीन पे आ गया है, बाहर आ गया है, वो बीज के अंकुरण से लगा करके जब तक फसल की कटाई नहीं हो जाती, कटाई होने के बाद में मड़ाई होकर के जब तक फसल को घर पे नहीं ले जाते हैं, तब तक क्रिया जो भी खेत के अंदर क्रियाएं की जाती हैं, वो सारी की सारी अंतरासस्यन भूपृष्ठकरण के अंदर आएगी, यानी कि आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज के अंदर आएगी, या फिर इसको ही अपन इंटर कल्टीवेशन टिलेज कहा जाता है। यानी कि आपको समझ में आया, जो ऑन सीजन टिलेज है इसको 2 भागों में बांट रखा है, प्रारंभिक भूपृष्ठकरण और अंतरासस्यन भूपृष्ठकरण। फिर प्रारंभिक भूपृष्ठकरण को वापस 2 भागों में बांट रखा है, प्राथमिक भूपृष्ठकरण और द्वितीयक भूपृष्ठकरण। जब मृदा के कठोर परत को तोड़ा जाता है उसको ही प्राथमिक भूपृष्ठकरण कहा जाता है। जब मृदा की कठोर परत को तोड़ने के बाद से लेकर के जब बीज की बुआई की जाती है, तब तक बीज का जो टाइम होता है, इसको द्वितीयक भूपृष्ठकरण कहा जाता है। जब बीज की बुआई हो गई, बुआई होने के बाद बीज का अंकुरण हो गया, अंकुरण से लगा करके जो फसलें उसकी कटाई होकर के मड़ाई हो जाती है, तब तक की जो भी क्रियाएं होती है, सारी
की सारी अंतरा सेशन भूपोषण कहलाते हैं, या फिर इसको इंटर कल्टीवेशन टिलेज कहा जाता है। और इन टिलेज के अंदर या फिर इस फसल काल के अंदर जो भी यंत्र चलाए जाते हैं वो सारे के सारे इंटर कल्टीवेशन टिलेज के यंत्र कहलाते हैं। ओके दोस्तों, अब 15 अक्टूबर को इस फसल की कटाई हो जाती है, मड़ाई हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है, किसान के पास में किसी प्रकार का कोई पानी का स्रोत नहीं, यानी कि जल स्रोत नहीं है। जब पानी का स्रोत नहीं है तो किसान रबी के अंदर फसल ले ही नहीं सकता। जब रबी के अंदर फसल नहीं रह सकता तो एक साल के अंदर जो 3 ऋतु होती हैं, इसमें से किसान ने केवल और केवल खरीफ ऋतु में फसल ली है। अब खरीफ ऋतु में ही केवल फसल ली है तो बाकी के जो 8-9 महीने हैं वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, खाली खेत पड़ा रहेगा। तो इसमें देखो 15 अक्टूबर को अपन ने कटाई कर दी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक खेत ऐसे ही खाली पड़ा रहेगा। जो ये खाली खेत पड़ा रहेगा इसके अंदर रबी सीजन और जायद सीजन दोनों सीजन आ रही है, और इन सीजन के अंदर किसान कोई भी फसल है वो अपने खेत से नहीं ले रहा है। लेकिन फिर भी किसान को इस समय थोड़ा मोड़ा कृषि का यंत्र चला करके खेत को मेंटेन करने के लिए कुछ न कुछ भूपोषण की क्रियाएं करनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो खेत के अंदर जो खाली खेत होता है, बिना सीजन खेत होता है, या फिर बिना फसल के जो सीजन के अंदर खेत में जो भी कृषि यंत्र चला करके भूपोषण क्रियाएं की जाती हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं हैं वो ऑफ सीजन टिलेज में आती हैं। इसी को ही ऑफ सीजन टिलेज कहते हैं। ओके दोस्तों, ये एक पूरा का पूरा जो साइकिल है, एक पूरा कृषि कैलेंडर के आधार पर ये साइकिल बनाया हुआ है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। यहां से इसको अच्छे से समझ लेना। यहीं से है जितने भी कंपटीशन एग्जाम के एग्जाम होते हैं, इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल और केवल इस साइकिल को आधार मान करके ही पूछे जाते हैं। ये साइकिल बनाया गया है बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर। आप चाहते हो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसको अच्छे से समझने के लिए। ओके दोस्तों, 1 जून से अपने खरीफ सीजन के जो ऋतु हैं वो स्टार्ट होती हैं। अपने पहली बार गहरी जुताई की, कठोर पर्वत को तोड़ा, उसी को अपन प्राथमिक भूपोषण कहेंगे। कठोर पर्वत को तोड़ने के बाद में जो क्रियाएं करते हैं, कब तक, फसल की बुआई तक, ये सारे द्वितीयक भूपोषण के अंदर आएगी। फसल की बुआई होगी, बुआई के बाद में अंकुरण हो जाता है, अंकुरण से लगा करके फसल की कटाई तक का जो भी काल होता है, इसमें जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो अंतरा सेशन भूपोषण के अंदर आती हैं। इसके बाद में जो भी नवंबर से लगा के मई तक का टाइम है, इसके अंदर खेत खाली पड़ा है, लेकिन इस खाली खेत के अंदर बहुत सारी भूपोषण क्रियाएं करनी पड़ती हैं। खेत को क्लीन करना पड़ता है। खेत के अंदर कोई से भी खरपतवार हो गए, पेरेनियल खरपतवार हो गए, बोर से खरपतवार हो गए, इनको हटाना है, या फिर पेड़ पौधे या फिर कंटीली झाड़ियां होती हैं, इनको हटाने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं सारी की सारी ऑफ सीजन टिलेज के अंदर आती हैं। ओके दोस्तों, यहां से ही क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से समझ लेना। अब मैं बात करता हूं आपके सामने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज की, यानी कि जो आधुनिक अवधारणा है, मॉडर्न अवधारणा है, वो कौन कौन सी है, बहुत ही इजी है। पहला है न्यूनतम भूपोषण। न्यूनतम यानी कि मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, देखो, आधुनिक भूपोषण की वह प्रणाली जिसमें भूपरिष्करण की संख्या को उसी हद तक कम किया जाता है जिससे कि फसल की न्यूनतम भूपरिष्करण आवश्यकताएं पूरी हो जाए तथा उपज में कोई क्षति ना आए, ये इसे न्यूनतम भूपरिष्करण कहलाता है। ओके दोस्तों, इसका मतलब समझे आप कि भाई कृषि यंत्रों का उपयोग इतना कम कर देना कि भाई फसल के उपज में किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, फसल इजी से अपना फसल उत्पादन ले सके, इस इतनी हद तक कम कर देना कृषि यंत्रों के उपयोग को। इसी प्रकार के जो भूपरिष्करण किया जाता है, इसी प्रकार के जो फसल उत्पादन लिया जाता है, उसे ही न्यूनतम भूपरिष्करण कहा जाता है। ओके दोस्तों, यहां से क्वेश्चन को ज्यादा नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है शून्य भूपरिष्करण से। अब जो न्यूनतम भूपरिष्करण है, इसके अंदर देखो जो पुरानी फसल है उसके अवशेष भी इस खेत के अंदर पड़े रहते हैं। लगभग 30 से 50% अवशेष है जो खेत के अंदर ही पड़े रहते हैं। इसके अंदर जो रो प्लांटिंग होती है वो की जाती है। बात करते हैं अगले शून्य भूपोषण की। शून्य भूपोषण के अंदर क्या होता है, भूपोषण की वह प्रणाली जिसमें फसल की बुआई बिना खेत की तैयारी से सीधे ही मिट्टी में उचित गहराई पर पूर्व फसल के अवशेषों के बीच में कर दी जाती हैं, इसे ही शून्य भूपोषण कहते हैं। देखो दोस्तों, ये शून्य भूपोषण का जो अवधारणा है ये दी थी जीबी ट्रिपलेट ने, जो यूएसए के रहने वाला है, इसलिए जीबी ट्रिपलेट को ही शून्य भूपोषण का पिता या जनक कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन भी आता है कि शून्य भूपोषण शब्द है वो किसने दिया, वो भी जीबी ट्रिपलेट ने ही दिया था। ओके दोस्तों, देखो शून्य भूपोषण का मतलब क्या होता है, मिनिमम मतलब होता है कि भाई कुछ छोटा मोटा यंत्र चला सकते हैं, लेकिन शून्य के अंदर बिल्कुल भी प्राथमिक भूपोषण को बिल्कुल ना होती है। शून्य भूपोषण में किसी भी प्रकार का यंत्र नहीं चलाया जाता है, बिना किसी यंत्र के फसल का उत्पादन लेना शून्य भूपोषण कहलाता है। जिसके अंदर अगर कोई खरपतवार हो गए हैं तो उनको नष्ट करने के लिए रसायनों का उपयोग किया जाता है। इसमें पैराक्वाट, डाइक्वाट और ग्लाइफोसेट जो महत्वपूर्ण रसायन होते हैं, और पैराक्वाट डाइक्वाट को शून्य भूपोषण की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, और शून्य भूपोषण के अंदर लगभग 80 से 100% पुरानी फसल का अवशेष है वो इसी के ऊपर ही रहता है, खेत के अंदर ही रहता है। ओके दोस्तों,
ये तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात हुई जिसमें न्यूनतम भूपृष्ठकण और शून्य भूपृष्ठकण आ रहे हैं। यहां से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखो दोस्तों, शून्य भूपृष्ठकण के अंदर क्या होता है कि कोई समय जैसे मान लो ज्यादातर गन्ने के अंदर अपनाई जाती हैं। एक खेत है, खेत के अंदर पूरा एकदम खेत को एक बार क्लीन कर दिया, हर्बिसाइड छिड़क दिया, अगर कोई खरपतवार हो रखे हैं उसके बाद में उस खेत के अंदर गन्ने के जो टुकड़े होते हैं, सेट होते हैं, उनको खड्डा खोद करके रोप दिया जाता है। उसके बाद में इसके वापस मिट्टी चढ़ा दी जाती है, फिर इसके ऊपर जो भी खरपतवार होते हैं उनको वापस किसी ना किसी रसायन छिड़क करके नष्ट कर दिया जाता है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार के जो भूपृष्ठकण किया जाता है इसको शून्य भूपृष्ठकण कहते हैं। अब बात करते हैं, देखो काफी टाइम भी हो गया है, बात करते हैं भूपृष्ठकण का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। भूपृष्ठकण कर दिया, इसका मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मृदा से फसल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इसको अच्छे से समझना, काफी जो बड़े बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं JRF और प्री पीजी में, वो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है जेट ICR में भी छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लें। ओके दोस्तों, अच्छे से इसको समझना। देखो किसी भी कोई एक खेत है, खेत में 4-5 साल तक अपने कोई यंत्र नहीं चलाया, भूपृष्ठकण नहीं किया, 5 साल बाद में उसमें भूपृष्ठकण कर रहे हैं, तो भूपृष्ठकण करने से पहले और भूपृष्ठकण करने के बाद की जो भूमि की स्थिति होती है उसमें काफी कुछ चेंजिंग आ जाता है। ओके दोस्तों, चेंजिंग कैसे आता है, जैसे ही खेत के अंदर भूपृष्ठकण करते हैं तब उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है। एक तो मृदा के जो रंध्र होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। जो भी ये जो ग्रेटर देन के निशान दिख रहे हैं आपको, चिन्ह दिख रहे हैं, ये सारे के सारे बढ़ने वाले हैं। जो आपको लेस देन के निशान होंगे जो नीचे की साइड में है वो सारे के सारे घटने के हैं। भूपृष्ठकण किया, भूपृष्ठकण करने के बाद में मृदा के अंदर मृदा रंध्रों की संख्या बढ़ती है। जब मृदा रंध्रों की संख्या बढ़ेगी तो मृदा के अंदर इनफिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगी, यानी कि पानी की जमीन के अंदर जाने की जो दर है वो भी काफी बढ़ जाएगी। जब जमीन के अंदर पानी अधिक मात्रा में जाएगा तो पानी की जल ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। जब पानी के अंदर बहुत अधिक रंध्र हो गए तो पानी के अंदर जो भूमि के अंदर जल है वो काफी लंबे समय तक भी स्टोर हो रहा है, और इसी को कहा जाता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि मृदा की जल धारण क्षमता। देखो दोस्तों, भूपृष्ठकण करने से मृदा के रंध्रों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसकी वजह मृदा के रंध्र बढ़ गए तो पानी भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे पहले मान लो ये कोई खेत है, मैं आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे एक छोटी सी जगह अपने भूपृष्ठकण नहीं किया, उससे पहले उस जगह में 10 रंध्र थे, ठीक है ना, फिर अपने भूपृष्ठकण कर दिया तो उसके अंदर 15 रंध्र हो गए। अब 15 रंध्र है, जब तक बारिश नहीं होती तब तक इन रंध्रों में क्या रहती है, हवा रहती है। भूपृष्ठकण कर दिया, पहले 10 रंध्र थे, अब 15 रंध्र हो गए। रंध्रों की संख्या बढ़ी कैसे, पहले क्या थे कि जो मृदा के अंदर स्ट्रक्चर थी, कण थे, वो आपस में जुड़े हुए थे, फिर बहुत सारे संगठन बना करके फिर आपस में जुड़ते थे, तो काफी दूरी के बाद में एक स्पेस देखने को मिलता था और उसी स्पेस को रंध्र कहते हैं। लेकिन अब जो भूपृष्ठकण कर दिया तो जो स्ट्रक्चर थी, जो एकदम बंधी हुई स्ट्रक्चर थी, वो सारी की सारी अब बुरबुरी हो गई, यानी कि बिल्कुल वो स्ट्रक्चर खुल गई है, एक एक कण अलग हो गए हैं, तो एक एक कण जुड़े हुए हैं, उन दोनों कणों के बीच में स्पेस मिल रहा है, उसी स्पेस को रंध्र कहते हैं। तो जैसे ही रंध्रों की संख्या बढ़ी, जब तक बारिश नहीं होती है तब तक मृदा के अंदर ये जो रंध्र होते हैं, इन रंध्रों के अंदर वायु भरी हुई रहती है, और वायु के साथ में मृदा के अंदर ऑक्सीजन रहती है। ये ऑक्सीजन मृदा के अंदर जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए एक जीवनदायिनी के रूप में काम करती है। उस ऑक्सीजन का उपयोग करके मृदा के अंदर जो लाभदायक जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो जीवित रहते हैं, और अब जो मृदा की कार्बनिक पदार्थों को अपघटन करने की क्रिया हो, चाहे नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया हो, उसको सुचारू रूप से चलाते हैं। मृदा रंध्र बढ़े तो मृदा की वायु भी बढ़ गई, वायु बढ़ी तो ऑक्सीजन बढ़ गई, ऑक्सीजन बढ़ गई तो मृदा के अंदर जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं उनकी भी सक्रियता बढ़ गई। ओके दोस्तों, जैसे ही बारिश हुई तो मृदा रंध्रों की संख्या अधिक होने के कारण उन रंध्रों के अंदर पानी भी अधिक गया। ज्यादा रंध्र थे, इसकी वजह से मृदा का जल भी बढ़ गया। अब ज्यादा पानी गए तो मृदा के जो जल ग्रहण करने की क्षमता है वो भी बढ़ गई। अब जितना ज्यादा पानी रहेगा मृदा उसको स्टोर करके रहेगी तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि जल धारण करने की क्षमता बढ़ गई। कार्बनिक पदार्थ बढ़ गए, यानी कि जो मृदा के अंदर रंध्र है, रंध्रों के अंदर ऑक्सीजन गए, ऑक्सीजन से सूक्ष्म जीव हुए, और सूक्ष्म जीवों ने जो जितने भी ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनका अपघटन करना स्टार्ट हो गया, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ गई, पानी की इनफिल्ट्रेशन रेट है वो बढ़ गई, क्योंकि रंध्रों की संख्या बढ़ गई है। जब रंध्रों की संख्या बढ़ गई है, एक जैसे यहाँ पे स्थान है, इस स्थान पर मान लो इतनी सी जगह में 10 छेद हैं और इसके ऊपर अपन पानी गिराते हैं तो थोड़ी धीरे धीरे करके पानी नीचे जा रहे हैं, और इसी स्थान के अंदर, निश्चित स्थान के अंदर अगर मैंने 20 छेद कर दिए फिर इसके ऊपर पानी गिराएगा तो बहुत ही तेजी से पानी नीचे चला जाएगा, यानी कि रंध्रों की संख्या बढ़ गई है तो पानी बहुत ही तेजी से जमीन के अंदर जा रहा है। जो इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होती है,
कि वो जमीन के ऊपर जो पानी गिराया जाता है वो जमीन में कितनी स्पीड से प्रवेश कर रहा है, वही उसकी इनफिल्ट्रेशन रेट है। ज्यादा रंध्रों की संख्या है तो बहुत ही तेजी से पानी जमीन के अंदर जा रहा है, इसी को इनफिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। तो इनफिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाती है, जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। जब रंध्रों की संख्या अधिक होगी तो मृदा के अंदर पानी भी काफी अधिक मात्रा में जाएगा। जब पानी अधिक मात्रा में मृदा के अंदर जा रहा है तो उस पानी का मृदा है अपने अंदर स्टोर करके रखेगी, लंबे समय तक वो पानी मृदा के अंदर रहेगा। जितना लंबे समय तक पानी मृदा के अंदर रहेगा वही उसकी जल धारण क्षमता होती है। मान लो एक खेत है, खेत के अंदर रंध्रों की संख्या कम है और पानी भी जमीन के अंदर कम गया तो 10 दिन बाद में वो खेत है सूख गया, यानी कि वहां की मिट्टी सूख गई, यानी कि 10 दिन तक पानी मृदा है उस पानी को होल्ड करके रखा, ठीक है ना, 10 दिन तक की उसकी जल धारण क्षमता है। एक खेत है जिसमें भूपृष्ठ क्रिया कर दी, उसके अंदर रंध्रों की संख्या काफी अधिक है तो जमीन के अंदर पानी भी अधिक मात्रा में गया। तो पानी अधिक मात्रा में गया तो काफी लंबे समय तक पानी है वो खेत उस जमीन के अंदर रहेगा, यानी कि वो खेत है वो 25-30 दिन बाद में सूख रहा है, यानी कि 30 दिन तक मृदा के अंदर पानी है होल्ड होकर के रह रहा है। तो रंध्रों की संख्या है इसलिए मृदा की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी अधिक हो जाती है, यानी कि मृदा की जल धारण क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ओके दोस्तों, ये तो हो गई बढ़ने वाली बात। अब देखो मृदा का क्षरण घट जाता है भूपृष्ठन करने से। कैसे घट जाता है? जब मृदा का भूपृष्ठन की क्रिया नहीं करते हैं तब मृदा के ऊपर कठोर परत बन जाती है। कठोर परत बनने की वजह से पानी रुकता नहीं है, जैसे बारिश हुई थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ तो कठोर परत की वजह से पानी बहने लगता है। जब पानी बहता है तो उसके साथ साथ में मृदा के कण भी बह करके जाते हैं, जिसकी वजह से मृदा क्षरण होता है। अगर मान लो अपन ने भूपृष्ठन की क्रिया करती है, भूपृष्ठन करने के बाद में क्या होता है, मृदा के ऊपर कठोर परत उड़ जाती है, जिसकी वजह से मृदा की जो रंध्रों की संख्या है वो अधिक हो जाती है। मृदा के ऊपर से रफनेस हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, जिसकी वजह से पानी जैसे ही बरसा और जल्दी से पानी जमीन के अंदर चला गया, यानी कि पानी को इकट्ठा होने का टाइम भी नहीं मिला। जब पानी इकट्ठा होने का टाइम नहीं मिल रहा तो पानी बह करके भी नहीं जाएगा। जब पानी बह करके नहीं जाएगा तो उसके साथ साथ में मृदा के कण भी बह करके नहीं जाएंगे। ओके दोस्तों, अगली बात आ रही है मृदा का घनत्व बढ़ जाता है। मृदा का घनत्व है वो कम हो जाता है। पहले तो क्या भूपृष्ठन नहीं किया, घनत्व का मतलब होता है मृदा का भार, एक इकाई क्षेत्रफल के अंदर मृदा का भार कितना होता है, जो एक्चुअल में कण होते हैं मृदा के कण वो कितने होते हैं। एक मान लो बुआई नहीं की, भूपृष्ठन नहीं किया तब तक मृदा कठोर थी तो उसका भार भी अधिक था। अब अपन ने क्या कर दिया कि भूपृष्ठन कर दिया, जिसकी वजह से मृदा है थोड़ी लूज हो गई है, पोली हो गई है, भुरभुरी हो गई है, जिसकी वजह से मृदा के कण है वो दूर दूर हो गए हैं। वहां पर मृदा के रंध्रों की संख्या है वो अधिक हो गई। जब मृदा के रंध्रों की संख्या अधिक हो गई तो मृदा के कण है वो कम हो गए, उनका भार कम हो गया। जैसे ही मृदा के कणों का भार कम होगा तो मृदा घनत्व अपना आप ही कम हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगली बात करते हैं उसमें चालकता, जिसे बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी किस प्रकार से प्रभावित होती है? थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है जितने अधिक मृदा के कण एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे उतने ही अधिक थर्मल कंडक्टिविटी आएगी, यानी कि मृदा के जो उसमें। दोस्तों बात कर लेते हैं कृषि यंत्रों की, यानी कि भूपृष्ठन में कौन सा यंत्र कहां काम में लिया जाता है और कैसे काम में लिया जाता है। और ज्यादातर क्वेश्चन इन यंत्रों से पूछा जाता है कि कौन सा यंत्र किस भूपृष्ठन में काम में आता है। ओके दोस्तों, बात करते हैं प्राथमिक भूपृष्ठन के यंत्रों की। मैं नाम बोलते जाऊंगा, इस स्क्रीन के ऊपर आपको देखना है कि भाई ये जितने भी यंत्र हैं इनकी स्लाइड चलती जाएगी, आप इनको देखते रहना। एक बार आपको जनरल नॉलेज के लिए भी पता चल जाएगा कौन सा यंत्र कैसा होता है। ओके दोस्तों, और आपको अगर जो भी वो साइकिल समझाया, अगर CIAE वाला जो साइकिल था वो अगर समझ में आ गया है और अगर आपने यंत्रों की फोटो देख ली है तो पता चल जाएगा हाँ ये यंत्र ऐसा है और इसका काम ये होता है, तो ये कौन से भूपृष्ठन में आएगा। ओके दोस्तों, प्राथमिक भूपृष्ठन यानी कि जो प्राइमरी टिलेज के यंत्र होते हैं उनकी बात करते हैं, जिसमें पहला आता है एमबी प्लाव, यानी कि मोल्ड बोर्ड प्लाव। एमबी प्लाव, जितने भी, एक बात और ध्यान रखना, जितने भी प्लाव होते हैं सारे के सारे प्लाव है जो प्राथमिक भूपृष्ठन में आते हैं। जितने भी हेरो होते हैं सारे के सारे द्वितीय भूपृष्ठन में हेरो आते हैं। ओके दोस्तों, एमबी प्लाव है जो देख लो आप, दो साइड होती है इसके, ऊपर वाली से ऊपर भी होता है नीचे वाली होता है। जैसे ही ये घूमता है तो ये ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाली ऊपर हो जाती है। इसको हाइड्रोलिक प्रेशर से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एमबी प्लाव है जो ऐसा दिखता है। ओके दोस्तों, अगला देखो डिस्क प्लाव, जिसको डिस्क हल भी बोलते हैं हिंदी में, डिस्क हल, इसके गोल गोल होते हैं। एक आएगा डिस्क हेरो, हेरो भी होगा लेकिन उसके भी गोल गोल होंगे। जिसके जो गोल आकृति के ये प्लेटें होती हैं वो सारे के सारे डिस्क होते हैं। ये है जो प्लाव है जो गहरी जुताई के लिए काम में आता है। एमबी प्लाव भी गहरी जुताई के लिए काम में आता है, कठोर परत तोड़ जाते हैं गहरी जुताई करने से। ओके दोस्तों, यह है डिस्क प्लाव। अगला देखो देसी हल। देसी हल
जो अपने पशुओं के बैलों के पीछे लगा करके चलाया जाता है। आज के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में काम में लिया जाता है, समतल मैदानी क्षेत्रों में काम में नहीं लिया जाता है। पुराने जमाने में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता था और इसी हल से गहरी जुताई करते थे। जो मृदा की कठोर परत होती थी, बारिश स्टार्ट होने से पहले इसका उपयोग करके करते थे। ओके दोस्तों, यह है कॉन्ट्री प्लाउ, जिसे देसी हल कहा जाता है। अगला है दोस्तों चीजल प्लाउ। ये जो प्लाउ है ये आपको कल्टीवेटर की तरह दिख रहा है, लेकिन इसके आगे कुछ अलग चीजें लगी हुई है, नुकीली चीजें हैं जो मृदा की कठोर परत को तोड़ने का काम करती हैं। और यहां से भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा यंत्र मृदा की कठोर परत को तोड़ने के लिए सबसे उपयोगी है? कौन सा है? चीजल प्लाउ, जो स्पेशली मृदा की कठोर परत को तोड़ने के लिए ही जाना जाता है। ओके दोस्तों, अगला देखो अधोभूमि हल, यानी कि सब सोइलर, जो मृदा के नीचे वाली सतह में जाकर के मृदा को बुरबुरी करता है, वो है सब सोइलर। बेसिन लिस्टर, बेसिन लिस्टर की जो फोटोज हमें नहीं मिली है। ओके दोस्तों, ये जो 5-6 जितने भी आपको यंत्र दिखाए हैं सारे के सारे प्राथमिक भूपृष्ठ के यंत्र हैं। बात करते हैं द्वितीयक भूपृष्ठ के यंत्रों की, जहां से भी देख लेना। पहला है कल्टीवेटर, जिसे टिलर भी कहा जाता है, इसको स्पाइक टूथ हैरो भी कहा जाता है। दांत जैसे इसके नुकीले टाइन्स होते हैं, इसलिए इसको स्पाइक टूथ हैरो भी कहते हैं। कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर का उपयोग क्या होता है? जैसे जो गहरी जुताई है वो करने के बाद में मृदा में ढेले बन जाते हैं, इन ढेलों को तोड़ने के लिए, ढेलों को फाइन करने के लिए कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है, जिसे प्लांकिंग कहा जाता है। कल्टीवेटर का उपयोग द्वितीयक भूपृष्ठ में किया जाता है। अगला देखो दोस्तों डिस्क हैरो, जो बिल्कुल लंबा लंबा होता है, गोल गोल इसकी प्लेटें होती हैं, वो है डिस्क हैरो। इसका भी उपयोग ढेले को तोड़ने के लिए ही किया जाता है। अगला देखो दोस्तों ब्लेड हैरो या स्वाइप हैरो, जिसकी जो नीचे की प्लेट होती है वो ब्लेड जैसी होती हैं। इसका उपयोग मूंगफली, हालांकि इसका उपयोग ढेले तोड़ने में भी किया जाता है, भूमि को समतल करने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन इसका अंतर सेशन कल्टीवेशन में भी काम में लिया जा सकता है। इसका जो मूंगफली की हार्वेस्टिंग होती है या फिर आलू की हार्वेस्टिंग होती है, उसके लिए इसका उपयोग भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगला देखो रोलर, जो मृदा को लेवल करने के काम में आता है। रोलर, ठीक है ना, ये हालांकि फॉरेन में ज्यादा चलते हैं, यूएसए वगैरह में, इंडिया में कम चलते हैं। अगला देखो दोस्तों पाटा लगाना, ये भी क्वेश्चन आता है बार बार। पाटा लगाना कौन से भूपृष्ठ का उदाहरण है? पाटा लगाना यानी कि मृदा को बुरबुरी कर दी, ढेले तोड़ दिए, फाइन कर दिए ढेले को, उसके बाद में मृदा में नमी को सुरक्षित रखने के लिए पाटा लगाया जाता है। ओके दोस्तों, ये जो पाटा दिख रहा है आपको, ये तो पशु चलित पाटा है, ऐसा का ऐसा ही अपने ट्रैक्टर के पीछे बांधकर भी चलाया जा सकता है। अगला है दोस्तों रोटावेटर। रोटावेटर एक ऐसा यंत्र है जिसको द्वितीयक भूपृष्ठ में भी काम में ले सकते हैं, प्राथमिक भूपृष्ठ में भी काम में ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन ज्यादातर इसका उपयोग है जो द्वितीयक भूपृष्ठ में किया जाता है। ये हाइड्रोलिक प्रेशर से कंट्रोल होता है। इसके जो पीछे जो चलने वाला है, ये देखो, ये तो लेवल करता है इसको, तो इसके अंदर कुछ टाइल्स लगे हुए होते हैं जो ढेलों को तोड़ने के काम करता है। तो ढेले को फाइन करने के बाद में जो पीछे प्लेट लगी हुई है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर से दबाव लगाती है, जिसकी वजह से मृदा है जो समतल होती जाती है। ओके दोस्तों, ये है रोटावेटर। अगला है सीड ड्रिल, कॉमनली सब जानते ही हो, सीड ड्रिल का उपयोग फसल की बुआई करने के लिए किया जाता है, बीज की बुआई करने के लिए किया जाता है, जो एक प्रकार का द्वितीयक भूपृष्ठ का यंत्र है सीड ड्रिल। प्लांटर, जिन फसलों के बीज को, जैसे मान लो आलू है, आलू को रोपाई करनी है, गन्ने के जो शुगर कैन के टुकड़े होते हैं सेट, उनकी रोपाई करनी है, तो इस प्रकार के प्लांटर का उपयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार के प्लांटर आते हैं, ये भी द्वितीयक भूपृष्ठ में आते हैं। गुंटाका, एक पुराने जमाने में होता था गुंटाका, जिसका ब्लेड हैरो होता है, वैसी की वैसी एक प्लेट लगी हुई होती थी, जिसको भी ढेले तोड़ने के लिए, समतल करने के लिए काम में लिया जाता था। ओके दोस्तों, तो ये हुए प्राथमिक भूपृष्ठ के यंत्र और द्वितीयक भूपृष्ठ दोनों के यंत्र। यहाँ पे आपको मैंने फोटोज भी बता दी हैं, अच्छे से इनको देख लेना। अगर आपको सारी साइकिल है ये भूपृष्ठ वो समझ में आए तो आपको यंत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस यंत्रों की फोटो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं जो लास्ट के प्रीवियस ईयर में जेट का एग्जाम होता है। जेट के एग्जाम में 2013 से लेकर 2019 के पेपरों में कौन कौन से और कैसे क्वेश्चन आए। हालांकि इस टॉपिक से क्वेश्चन तो कम आए हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन आते हैं इनको सोल्व करना थोड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। ओके दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने जो 2013 के अंदर जेट में आया हुआ है। निम्न में से कौन सा द्वितीयक भूपृष्ठ का उदाहरण नहीं है? क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा द्वितीयक भूपृष्ठ यानी कि सेकेंडरी टिलेज का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है गहरी जुताई करना, दूसरा है हैरोइंग, तीसरा है पाटा लगाना, डी ऑप्शन है बुआई करना। आप साइकिल को एक बार देखो, वापस आपके माइंड में लाओ
गहरी जुताई करना जो CIAE के आधार पर जो समझाया गया था उसके आधार पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। गहरी जुताई करना जो केवल और केवल गहरी जुताई करना ही प्राथमिक भूपिष्ट का उदाहरण है। बाकी हेरोइंग के अंदर होता है हैरो चला करके ढेले को तोड़ना, ये द्वितीयक का हो गया। पाटा लगाना द्वितीयक में आ रहा है। बुआई करना सीडिल से बुआई करना द्वितीयक में आ रहा है। ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर जाएगा ए ऑप्शन गहरी जुताई करना। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक, यह द्वितीयक भूपिष्ट का यंत्र का उदाहरण नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक भूपिष्ट का उदाहरण नहीं है, यंत्र पूछे हैं इसमें से। ओके दोस्तों, ये जेड 2019 के अंदर क्वेश्चन आया है। ए ऑप्शन है मोल्ड बोर्ड हल, दूसरा है डिस्क हल, तीसरा है डिस्क हेरो और डी ऑप्शन है देसी हल। देखो दोस्तों, एमबी प्लाव है वो है ए ऑप्शन, डिस्क हल यानी कि डिस्क प्लाव है वो बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है डिस्क हेरो जो गोल गोल होते थे जिनको ढेले तोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। जितने भी हेरो सारे के सारे द्वितीयक भूपिष्ट के यंत्र होते हैं, तो इसका सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन डिस्क हेरो। ओके दोस्तों, 2 ही क्वेश्चन आए हैं अभी तक, लेकिन काफी अच्छा टॉपिक हो सकता है आगे भी फर्दर जितने भी एग्जाम हो उनमें क्वेश्चन आए। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से अपने भूपिष्ट चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्लास का आनंद लिया है और टॉपिक समझ में आया है, तो जरूर इसको लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे A1 एग्रो क्लासेस की यूट्यूब चैनल से। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिलता रहे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।